Hello everyone, I am Binish Khan, your English educator. So in today's class, we'll try to understand and try to learn the idioms and phrases. Okay? So firstly, we'll build a concept regarding idioms and phrases. Okay? सबसे पहले हम इस क्लास में कंसेप्ट को समझेंगे इडियम का और फ्रेज का. ठीक है? Firstly, we'll understand what is a phrase. If I talk about phrase, so phrase it is a part of sentence. Okay? Phrase क्या होता है? ये एक sentence का part है. Okay? Phrase एक sentence का part है, but there is a difference between phrase and sentence. Okay? What did I say? I just said कि phrase it is a part of sentence, but there is a difference between phrase and sentence. Okay? Firstly, we'll try to understand what is a sentence. सबसे पहले हम समझेंगे sentence क्या होता है. देखो sentence वो होता है जो कि complete meaning बताता है किसी चीज का. ठीक है? complete meaning किसी चीज का बताता है. ओके और उसमें complete sense होती है. क्या होती है? complete sense होती है और एक correct sequential order में आपको मिलेगा. ठीक है? करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर और यू कैन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेगा. उसके जो वर्ड्स होंगे दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. ओके और सेंटेंस जो है ये बनता किससे है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके सेंटेंस किससे मिलके बनता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके सेंटेंस बनता है. ओके ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके सेंटेंस बनता है. ओके सेंटेंस क्या है? जो कंप्लीट मीनिंग आपको दे रहा है, जिसमें कंप्लीट सेंस है और एक करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में है. ओके whereas if I talk about the phrase, as I said earlier, there is a slight difference between the phrase and the sentence. ओके phrase जो है वो सेंटेंस का ही पार्ट है, बट phrase जो है अब वो सेंटेंस से डिफरेंट कैसे है? देखो phrase जो है वो भी सेंस हमें देता है. phrase जो है वो भी सेंस बनाता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस. ओके फ्रेज जो है वो भी सेंस बनाता है, बट उसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती है. ओके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट हियर द सन राइजेस इन द ईस्ट. ओके द सन राइजेस इन द ईस्ट. ओके अब यहाँ पे ये पूरा क्या है? सेंटेंस है. कंप्लीट मीनिंग आपको दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस आपको दे रहे हैं और सिक्वेंशियल ऑर्डर में है. ठीक है? इफ आई अंडरलाइन these particular words in the east, अगर मैं सिर्फ इन द ईस्ट ही बोल रही हूँ, अब इन द ईस्ट जो है सेंस तो है इसकी, बट इसकी कंप्लीट सेंस नहीं है. ओके सेंस है बट इसकी कंप्लीट सेंस नहीं है. तो ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द फ्रेज. ओके नाउ द क्वेश्चन राइजेस हियर कि द सन राइजेस ये भी तो है यहाँ पे, तो ये फ्रेज क्यों नहीं है? ये फ्रेज इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं क्लॉजेस में. ओके व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लॉजेस, उस टाइम पे आपका ये डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इन सिंपल टर्म्स अगर मैं क्लॉजेस की बात करूं, क्लॉजेस जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. जैसे द सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइजेस यहाँ पे वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को वी कॉल इट एज क्लॉज. और इन द ईस्ट जो है ये एक हमें सेंस तो दे रहे हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. ओके सो इन द ईस्ट जो है हमें सेंस दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे. दैट इज व्हाई आई कॉल दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज फ्रेज. ओके एंड मोरओवर फ्रेज की जब भी हम बात करते हैं हम उसमें वर्ब या सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं. ओके ऐसे वी डू हैव सम अदर काइंड्स ऑफ लाइक फ्रेजल वर्ब्स और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, बट राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेजेस में हम यूजुअली सब्जेक्ट और वर्ब इसकी बात नहीं करते, बिकॉज वो वाला कॉन्सेप्ट है दैट वी गोना स्टडी इन केस ऑफ क्लॉजेस. ओके एंड इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, ओके if I take another example, for example, if I write here Humpty Dumpty sat on a wall. Okay Humpty Dumpty sat on a wall. अब Humpty Dumpty क्या है? It is a subject. Subject क्या होता है? हम किसके बारे में बात करें? Which we talk about. Okay, that is called the subject. Any noun or pronoun or any action doer, that is called the subject. Okay, अब ये जो ये है ये verb है. अब इसके आगे on a wall. If I talk about only these group of words on a wall, अभी sense तो बना रहे हैं but complete sense नहीं बना रहे हैं. So that is why I call this as the phrase.
Okay, so that is why I call this word as the phrase. Okay, so now we'll try to understand the concept of idiom. Okay, so अभी हमने फ्रेज का कॉन्सेप्ट को समझ लिया. ओके, अब हम समझेंगे इडियम के कॉन्सेप्ट को. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इडियम, हियर द literal meaning is different. The literal meaning is different from the implied meaning. Okay, the literal meaning is different from the implied meaning. What did I say? I just said idioms की जब हम बात करते हैं, इसमें जो literal meaning होता है वो implied meaning से क्या होता है, different होता है. मतलब जैसा words में लिखा है उसका मीनिंग सही में वैसा नहीं होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर शी किक्ड द बकेट. ओके, शी किक्ड द बकेट. अब आप सोचेंगे शी किक्ड द बकेट, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि उसने बकेट को किक किया. ओके, सो दिस इज अ लिटरल मीनिंग. बट व्हाट इज द हिडन मीनिंग? व्हाट इज द इम्प्लाइड मीनिंग? इम्प्लाइड मीनिंग यहाँ पे है शी डाइड. ओके, शी डाइड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इडियम. इडियम क्या होता है? इडियम होता है जब आपका लिटरल मीनिंग जो है वो आपका डिफरेंट है इम्प्लाइड मीनिंग से. दैट इज कॉल्ड द इडियम. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेज, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. It does make sense but not complete sense. Okay, and when we talk about the combination of subject and verb, there we get the concept of clauses. Okay, so right now we are talking about idioms and phrases. I hope the concept has been cleared. Okay, now we move on to the next slide. So first is deliver the goods. Okay, so deliver the goods. You might be thinking इसका मीनिंग क्या होगा कि हमने goods को डिलीवर कर दिया. But in reality, what is the meaning? To do what is expected or promised. वो करना जो आपको जो आपने एक्सपेक्ट किया है या जो आपने प्रॉमिस किया है वैसा काम करना. यूसेज क्या है? The boss made sure that his team delivered the goods and secured the project. अब बॉस ने क्या श्योरिटी दी है कि उसकी टीम जो है वो जो उसने प्रॉमिस किया है वैसा ही काम करेगी और प्रोजेक्ट को सिक्योर करेगी. ओके, सो डिलीवर द गुड्स मीन्स टू डू what is expected or promised. Second, at random. Okay, at random means aimlessly. At random क्या होता है? aimlessly आपने कोई चीज कर दी. यूसेज क्या है यहाँ पे? You can take any card at random from the deck. आप कोई भी कार्ड aimlessly, कोई भी कार्ड आप डेक में से randomly आप उठा सकते हो. Okay, so at random means aimlessly. Aimlessly you can take any card, okay, from the deck. Third is bad blood. Okay, थर्ड इज बैड ब्लड. अब बैड ब्लड जो है इसका मीनिंग गंदा खून नहीं है. ओके, जब भी बैड ब्लड आएगा आपने इस पिक्चर को आपने यहाँ पे याद रख लेना है. अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बिटर रिलेशंस. ओके, बैड ब्लड मीन्स बिटर रिलेशंस. यूसेज इज देयर इज बैड ब्लड बिटवीन सुधा एंड हर मदर इन लॉ. बोथ ऑफ देम कुडंट स्टैंड विद ईच अदर. अब बैड ब्लड का मीनिंग है बिटर रिलेशंस है. जैसे यहाँ पे मदर इन लॉ है, दिस इज मदर इन लॉ, और यहाँ पे ये क्या है? सुधा है. अब मदर इन लॉ और जो डॉटर इन लॉ होती है उनमें यूजली एक रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते. सो बैड ब्लड को हम याद कर सकते हैं कि बिटर रिलेशंस है. हमने ये पिक्चर याद कर लेनी है. So there is bad blood between Sudha and her mother-in-law. Both of them couldn't stand with each other. Okay. Now the next one, at odds. Okay. So what is the meaning of at odds? At odds means in dispute. ओके, whenever you get this idiom, हमें ये चीज याद रखनी है. एट ऑड्स का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्यूट. हमने एक ब्रदर सिस्टर को याद कर लेना है. किसको याद कर लेना है? एट ऑड्स में ब्रदर एंड सिस्टर, कि वो हमेशा फाइटिंग पे होते हैं, हमेशा डिस्प्यूट में होते हैं. ठीक है, सो इस पिक्चर से हमें याद कर लेना है. अब यूसेज क्या है इसका? शैली एंड हर ब्रदर आर ऑलवेज एट ऑड्स ओवर व्हाट टू वॉच ऑन टीवी. शैली और जो उसका भाई है वो हमेशा किस पे होते हैं? डिस्प्यूट पे होते हैं. उनको टीवी पे यहाँ पे क्या वॉच करना है. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, The apple doesn't fall far from the tree. क्या बोला मैंने यहाँ पे? जो एप्पल है doesn't fall far from the tree. अब हमें लग रहा है they're talking about the apple, they're asking something about the fruits, but no. What is the meaning? The meaning is offspring grow up to be like their parents. जो offspring होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं. जैसे यहाँ पे daughter है, this is the mother. So हमने इसको एक डायलॉग फॉर्मेशन में समझेंगे. Mom, I'm going for shopping. Daughter, me too. Love shopping. Father,
द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। अब क्या है, मदर बोल रही है मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है, ओके, एंड डॉटर इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, मी टू लव शॉपिंग, ओके, एंड देन द फादर वो आते हैं, वो बोलते हैं जो एप्पल है डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, इट मीन्स जो उसकी बेटी है बिल्कुल अपनी माँ पर है, ओके। द नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन यहाँ पे मीनिंग ये नहीं है कि अपनी मेडिसिन खा ली उसका टेस्ट कैसे, नो, ओके। जब भी टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन की बात होगी आपको इस पिक्चर को याद कर लेना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, एक एक लड़का है और वो ही इज वेटिंग फॉर समवन एंड ही इज फीलिंग सैड, बहुत ज्यादा सैड है। अब इसका मीन्स क्या है यहाँ पे, यू डू समथिंग बैड टू समवन दैट दे हैव डन टू यू टू टीच यू अ लेसन। अब आपने किसी के साथ गलत किया है, अब वही सेम चीज कोई आपके साथ कर रहा है आपको एक लेसन दिखाने के लिए, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यूसेज इज ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन व्हेन शी डिसाइडेड टू टर्न अ प्लेट। अब उसे जैसा उसने उसके साथ किया था अब उसके साथ भी वैसा हो रहा है, ही गॉट द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन जब उसकी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो लेट आएगी, ओके। Now the seventh one, take someone under your wing, take someone under your wing। अब under your wing से हमें पता चलता है कि जैसे बर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपने जो उनके बच्चे हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा अपने विंग्स में रखते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को हमेशा विंग्स में रखते हैं, ओके। सो अंडर योर विंग मीन्स दे आर समवेयर टॉकिंग अबाउट सम प्रोटेक्शन, yes or no, okay, they are somewhere talking about some protection, okay, some protection they are talking about, so under your wing means protection, okay। so जैसे हम पिक्चर से देख सकते हैं यहाँ पे एक there is a man और वो उसने एक बच्चे को ऊपर उठाया है, they are very happy, this man is protecting the kid, so what does it mean, इसका मीनिंग क्या, look after them, help them, protect them। take someone under your wing का मतलब है आप किसी की look after कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हो, okay। what is the usage, राहुल अंकल हैज टेकन हिम अंडर हिज विंग। राहुल के अंकल जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने राहुल को अपने विंग में रख लिया, नॉट इन हिज विंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन, ओके। नाउ द एट्थ वन, एट्थ इज टेबल्स आर टर्न्ड। टेबल्स आर टर्न जब भी होगा हमें टीम इंडिया को याद रखना है, ठीक है। टेबल्स आर टर्न मीन्स इसका मीनिंग है गेम हैज चेंज्ड, ओके, और roles have been reversed और situation has changed, ठीक है। जब भी tables are turned होगा हमें इसमें किसको याद रखना है, हमें इसमें याद रखना है टीम इंडिया को, ठीक है। हमने इसमें याद किसको रखना है, we have to remember the team India। और इसका यूसेज क्या है, India turned the tables by playing better game in the last match। इंडिया ने पूरी गेम ही रिवर्स कर दी, लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेल के। सो tables are turned means game has changed, okay। नेक्स्ट, टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट, टेक अ बैक सीट जो है हमने इस पिक्चर को याद रखना है कि एक बंदा है और जैसे लग रहा है उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है और वो पीछे रह गया, सारे लोग उससे आगे चले गए हैं, ठीक है। इस पिक्चर से हम एग्जामिन कर सकते हैं, तो इस पिक्चर से ही हमने उसका मीनिंग को फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग, गिवन अ लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन और रोल। टेक अ बैक सीट मीन्स जब किसी को हम बहुत लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन या रोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक अ बैक सीट, okay। so what is the usage here, in future he would take a back seat in politics। फ्यूचर में उसे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी पॉलिटिक्स में, ठीक है। टेक अ बैक सीट को इस पिक्चर से हमें याद रखना है। देन the tenth one is turned a deaf ear, okay, turned a deaf ear। so deaf ear से ना हमने ना इस फैट मैन को याद रखना है, ठीक है। जैसे ये बैठा हुआ है बिल्कुल आंखें बंद करके, ऐसा लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं, नो, ही इज इग्नोरिंग समवन, ही इज नॉट लिसनिंग टू समवन, और अपनी ही किसी दुनिया में खो गया है, ओके। सो टर्न्ड डेफ ईयर, जैसे डेफ है, बिल्कुल डेफ ईयर है, ठीक है, कुछ भी नहीं सुन रहा, इग्नोर कर रहा है। सो इसका मीनिंग क्या है, टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग। इसका मीनिंग क्या है, आप किसी को इग्नोर कर रहे हो जब वो कंप्लेन कर रहा है या किसी चीज के लिए बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्न्ड अ डेफ ईयर, ओके। सो व्हाट इज द यूसेज, ही टर्न्स अ डेफ ईयर टू रिक्वेस्ट फॉर लोन्स। अब यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट है ये लोन्स के लिए, ही टर्न्स अ डेफ ईयर, इट मीन्स ही इज इग्नोरिंग द पर्सन, ओके। 11th is zip your lip। zip your lip वेरी इजी, इस पिक्चर से भी हम देख सकते हैं कि ये चुप रहने के लिए बोल रहा है कि साइलेंट रहो, या कोई सीक्रेट के लिए बोल रहा है कि सीक्रेट रखो, ओके। सो व्हाट इज द यूसेज, वन शुड रिमेन साइलेंट और कीप अ सीक्रेट। हर किसी को साइलेंट रहना है, वो क्या बोल रहे, चुप रहो या साइलेंट रहो या सीक्रेट रखो, ओके। सो यूसेज इज आई वांट यू टू जिप योर लिप एंड लिसन व्हेन आई एम टॉकिंग। बोल रहे कि आपको चुप रहना है और मेरी बात सुनो जब मैं बात कर रहा हूँ, ओके।
नाउ द 12th वन, जिप इट। अब देखो जिप इट से जैसे जिस तरह से ये बोल रही है ऐसा लग रहा है बहुत गुस्से में है और बोल रही चुप कर जाओ, ऐसी बात मत करो। सो ओके, सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ जिप इट? इट मीन्स टू स्टॉप टॉकिंग इमीडिएटली। इमीडिएटली चुप कर जाओ, बिल्कुल मत बोलो। ओके, सो व्हाट इज द यूसेज? शैली एंग्रीली टोल्ड हिम टू जिप इट। शैली ने एंग्रीली क्या बोला कि चुप हो जाओ एकदम से, टू स्टॉप टॉकिंग इमीडिएटली, दैट इज कॉल्ड जिप इट। Okay, now the 13th one, zigged before you zagged. Okay, zigged before you zagged. So what is the meaning of zigged before you zagged? It means things done in the wrong order. हम इस पिक्चर से एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे एक लड़की है, गर्ल इज मेकिंग समथिंग, ओके, शी इज कुकिंग समथिंग बेसिकली, और यहाँ पे सब कुछ ऑर्डर में एक मेस उसने क्रिएट कर दिया। ओके, सो zigged before you zagged, इसका मीनिंग क्या है? थिंग्स डन इन द रॉन्ग ऑर्डर। सो व्हाट इज द यूसेज? आई स्टार्टेड ऑफ राइट बट देन आई zigged when I should have zagged and ended up with a mess, कि मैंने सही से किया था बट पता नहीं चला, सब कुछ रॉन्ग ऑर्डर में हो गया। ओके, सो zigged before you zagged means we have to remember this girl who is cooking food and she has just ended up with a mess. Okay, then the 14th one, zero टॉलरेंस। ओके, जीरो टॉलरेंस। अब जीरो टॉलरेंस का मीनिंग क्या है? जैसे ये पुलिस है, ओके, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, दे माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर पुलिस, दे माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर द अदर जॉब्स एज वेल। सो हम वही देख सकते हैं कि जो पुलिस होती है वो क्या कर रही है, कि जैसे हम इससे एग्जामिन कर सकते हैं कि जो पुलिस है थोड़ा सा भी कोई क्राइम करेगा वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द जीरो टॉलरेंस। ओके, सो जीरो टॉलरेंस का मीनिंग क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी क्राइम नो मैटर हाउ स्मॉल और ट्राइवियल इज। कितना छोटा सा भी क्यों ना हो, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है किसी भी क्राइम को। ठीक है, तो यूसेज इज द पुलिस अनाउंस दैट देयर विल बी जीरो टॉलरेंस फॉर लूटर्स। इवन लूटर्स के लिए भी जीरो टॉलरेंस होगी, वी विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस जब भी आएगा हमें पुलिस को एक माइंड में रखना है जीरो टॉलरेंस की तरह। Then 15th, your sins will find you out. Your sins, sins क्या होता है? पाप, गुनाह। ओके, सो सिंस का मीनिंग है, जैसे हम एग्जामिन कर सकते हैं, टीचर है और बहुत गुस्से में है, जैसे लग रहा है वो स्कोल्ड, शी इज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम इसका यहीं से एग्जामिन करते हैं इसके मीनिंग को। क्या मीनिंग है इसका? थिंग्स यू डू रॉन्ग विल बिकम नोन और can't cover up bad things you do। जैसे इसका मीनिंग क्या है? your sins will find you out। so what will be the meaning? अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, वो जो आपने गलत किया है, things you do wrong, जो आपने गलत किया है वो जरूर सामने आएगा। ओके, और can't cover up bad things you do, जो आपने गलत किया है वो भी कवर अप नहीं होगा। Okay, so usage is the teacher told her stop lying about the assignments because your sins, यहाँ पे your कर देना। okay, so your sins will find you out। टीचर क्या बोल रही है कि झूठ मत बोलो असाइनमेंट्स के लिए। okay, आपके जो sins हैं आपको जरूर ढूंढेंगे। इट मीन्स अगर आप जो बैड थिंक करो, तुम झूठ बोल रहे हो असाइनमेंट्स के लिए, एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा सच। ओके, Then your name is mud. Your name is mud. Firstly हम इस पिक्चर से एग्जामिन कर सकते हैं कि मड क्या होता है। मड जैसे लग रहा है कि गंदा हो गया सब कुछ, और ये सारे जो भी मड में है गंदे हो गए। सो गंदे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैड। Okay, अब your name is mud, your name is bad, it means they're talking about the reputation. So your name is mud means bad reputation. Okay, so what is the usage? If he doesn't join the organization after taking the offer, his name will be mud. अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया ऑफर के बाद, उसका जो नाम है बैड रेपुटेशन में आ जाएगा। ठीक है, सो मड से हम याद रखेंगे गंदा हो गया बैड, और योर नेम इज बैड मीन्स दे टॉकिंग अबाउट द रेपुटेशन। सो मीनिंग को हम गेस कर सकते हैं बैड रेपुटेशन। समटाइम्स गेस वर्क भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज योर कॉल। ओके, सो योर कॉल मीन्स जैसे ये लड़की है बहुत एटीट्यूड में है, और योर कॉल से हम लगा सकते हैं इसका मीनिंग, जैसे वी कैन हम समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सो योर कॉल मीन्स इट्स योर डिसीजन, इट्स योर डिसीजन। योर कॉल मीन्स इट्स योर डिसीजन। सो यूसेज इज इट्स ओनली योर कॉल that what should be done or what should not। ये सिर्फ your call, your call means आपका ही डिसीजन है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इट वॉज your call। ओके, your belly button is bigger than your stomach। Your belly button is bigger than your stomach। So what does it mean? It means to take on more responsibilities that you can handle। okay, so to take on more responsibilities that you can handle means जैसे हम पिक्चर को एग्जामिन करते हैं सबसे पहले, जैसे इसका बेली बटन, ठीक है, अब ये कितना मोटा है। अब इसको अगर मैं बोलूं आप मैराथन में पार्टिसिपेट करो विदाउट ट्रेनिंग,
वो मैराथन में पार्टिसिपेट कर लेगा बट वो हैंडल नहीं कर पाएगा उस चीज को, ठीक है। सो यही चीज है कि आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ले ली है बट यू कैन नॉट हैंडल इट, ओके। सो यूसेज क्या है, हिज belly button is bigger than his stomach as he signed up for a marathon without any training, okay। मैराथन के लिए he has signed up but without any training, so उसने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली that he cannot handle, okay। so your belly button is bigger than your stomach, इसका मीनिंग ये है आपने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली than you can handle, okay। now the next one, young turk। यंग टर्क, सो यंग टर्क, जब भी आप कहीं पे वर्ड पढ़ोगे यंग टर्क, देखो यंग, जब भी हम वर्ड यंग पढ़ते हैं ना, यंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू द रेवोल्यूशनाइजिंग आइडियाज, ठीक है। यंग है तो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड होगा, प्रोग्रेसिव होगा, रिबेलियस होगा, रेडिकल होगा, ठीक है, बहुत गुस्से वाला होगा, बहुत आगे आगे जा रहे हैं। सो यंग टर्क जो है, हम इससे गेस वर्क एग्जामिन भी कर सकते हैं इसके मीनिंग को। इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोग्रेसिव, रेवोल्यूशनरी, रेडिकल रिफॉर्मर, रिबेलियस मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी, ओके। सो यंग टर्क क्या है कि जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, रेवोल्यूशनरी है, रेडिकल रिफॉर्मर है। सो ऑल सच वर्ड्स दे आर यूज्ड फॉर द young turk. If I talk about the usage is Chandrasekhar. Chandrasekhar came to be known as young turk for his conviction and courage in the fight against the vested interest, okay। so चंद्रशेखर जो है उन्हें हम यंग टर्क बोलते हैं उनकी कन्विक्शन के लिए, उनके करेज के लिए, जिन्होंने फाइट की थी अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट, ओके। सो हियर आई एम गिविंग यू द होमवर्क, यू हैव टू टेल मी समथिंग अबाउट चंद्रशेखर, दैट हु वाज चंद्रशेखर, ओके, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मीनिंग क्या होता है और वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, ओके। सो you have to find out who was Chandrasekhar, okay, and then what is the meaning of conviction, and then what do you mean by vested interest, and after finding out you have to write all the things in the comment box, okay। so this will be the homework from my side. Then 20th is you have got rock in your head, okay। so you have got rock in your head, you have got rock in your head means जैसे हम बोलते हैं ना भाई तेरा दिमाग जो है वो उसमें पत्थर है, okay। so दिमाग में पत्थर means कोई सोच नहीं पा रहे, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई लॉजिक बात ही नहीं है, ओके। सो इसका मीनिंग क्या होगा, समवन हु हैज एक्टेड विद अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इस तरह से एक्ट करना जैसे इंटेलिजेंस है ही नहीं, ओके। सो व्हाट इज द यूसेज, जॉन इज रियल नट, ही हैज रॉक्स इन हिज हेड, जॉन इज रियल नट, उसके दिमाग में क्या है वो समझ नहीं पा रहा, ही हैज गॉट रॉक्स इन हिज हेड, ओके। देन द 21th इज टेक वंस मेडिसिन। अब देखो टेक वंस मेडिसिन का मीनिंग क्या है, एक्सेप्ट one's punishment, accept one's punishment, okay। एक हमने आगे पढ़ा था टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, वो अलग है, ये है टेक वंस मेडिसिन। सो ध्यान से हमने देखना टेक वंस मेडिसिन क्या होता है। टेक वंस मेडिसिन मीन्स एक्सेप्ट वंस पनिशमेंट। जैसे यहाँ पे कोई बैठा है, ऐसे लग रहा है को बहुत ज्यादा परेशान है, दैट ही इज कॉलिंग समवन, ही इज रीडिंग द पेपर, ओके। सो हम यूसेज देखते हैं, इफ यू लूजेस द केस, he should just take his medicine and stop complaining। अगर वो केस हार जाता है तो उसे मेडिसिन लेनी पड़ेगी और कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स उससे अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे यहाँ पे अपनी कंप्लेन जो है नहीं करनी पड़ेगी, ओके। नाउ 22 इज यू आर अ टोस्ट। यू आर अ टोस्ट मीन्स टू बी इन डीप ट्रबल। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक देयर इज अ बॉय बहुत ज्यादा परेशान है, ट्रबल में है। सो यू आर अ टोस्ट मीन्स टू बी इन डीप ट्रबल, आप जो हो डीप ट्रबल में हो, ओके। सो इसका यूसेज यहाँ पे क्या है, इफ यू मेक अ मिस्टेक इन योर मंथली रिपोर्ट अगेन यू आर अ टोस्ट। अगर आप मिस्टेक दोबारा से अपनी मंथली रिपोर्ट में करोगे तो आप क्या हो, आप एक टोस्ट हो, मतलब आप एक बहुत ज्यादा परेशानी में हो। देन 23 इज टू लुक बैक, ठीक है, टू लुक बैक। टू लुक बैक मीन्स जैसे ये यहाँ पे हम पिक्चर से देख सकते हैं, पुट द पास्ट इन द पास्ट। पास्ट जो है उसे पास्ट में ही रहने दो, ओके। सो टू लुक बैक का मीनिंग है टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग इन द पास्ट, किसी के बारे में सोचना और किसी चीज के बारे में सोचना पास्ट में, ठीक है। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे नहीं हुआ अभी तक सिलेक्शन, कोई बात नहीं, वी हैव टू वर्क रियली हार्ड टू गेट सिलेक्टेड, ओके, इट्स ओके। सबके साथ ऐसा होता है, डोंट वरी। हमें बस उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ कोशिश करनी है टू बी इन द
present. Okay, always remember this. Okay, so now if I talk about the usage is don't waste time looking back on things that have caused you distress. जिस चीज की वजह से आपको डिस्ट्रेस, आपको सैडनेस है, आपको तकलीफ हो रही है, उस चीज पे सोचना टाइम वेस्ट मत करो। उस चीज के बारे में सोचने, उस चीज के बारे में मत सोचो, उस चीज के बारे में सोचने से अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके, सो टू लुक बैक मीन्स टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग इन द पास्ट। Then 24th is you reap what you sow. जैसा बीज बोओगे वैसा आप पाओगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये है, बहुत परेशान है, तो इसका मीन्स हम यहाँ से एग्जामिन कर सकते हैं। फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। कंसिक्वेंसेस मीन्स आप जैसा आपने किया है उसके कंसिक्वेंसेस के इफेक्ट्स को आपको फेस करना पड़ेगा। ओके, यूसेज ही मे हैव सफर्ड बट I believe he reaped what, यहाँ पे ही कर देना, ठीक है, make the correction. I believe he reaped what he sowed. कहते हैं उसने सफर किया है, he may have सफर करेगा, क्योंकि मुझे जब उसने सफर किया है मुझे ऐसा लगता है उसने जैसा उसने किया था उसके साथ वैसा ही हुआ है। So face the consequences of his actions. Okay, to hold, keep one's card close to one's chest. Okay, to hold keeps one's card close to one's chest. हमने ना इस कार्ड को देखना है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई सिक्रेटिव बंदा है, कोई डिटेक्टिव है और कोई एजेंट टाइप है ना। इस कार्ड से हम देख सकते हैं, इस कार्ड पे अपने ऐसे याद रखना है। तो आपने देखना वो कार्ड किसी ने अपनी चेस्ट के पास रखा है, तो वो चीज अपने याद रखनी है। इट मीन्स वो कार्ड क्या है, उस पर क्या बना है, एक एजेंट बना है, और एजेंट यूजुअली जो काम करते हैं वो सीक्रेटिव होते हैं। ठीक है, टू होल्ड कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, बी सिक्रेटिव। सिक्रेटिव आपको यहाँ पे रहना है। यूसेज क्या है, यू नेवर क्वाइट नो व्हाट रमेश इज गोइंग टू डू नेक्स्ट, ही कीप्स हिज कार्ड वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट। जैसे इसने यहाँ पे क्या बोला कि आपको कभी नहीं पता चलेगा कि रमेश क्या करेगा नेक्स्ट, वो हमेशा अपने कार्ड्स अपनी चेस्ट के पास रखता है। इसके मीनिंग क्या है, रमेश इज वेरी सिक्रेटिव, ही नेवर टेल्स एनीबडी अबाउट हिज नेक्स्ट मूव। Okay, so that is called to hold, keep. To hold or keep one's card close to one's chest. Okay. Now the next one, 26th is, you could have knocked me down with a feather. You could have knocked me down with a feather. हमने इस लड़की को याद रखना है, ठीक है, पिंक कलर की ड्रेस है और बहुत ज्यादा ऐसे सरप्राइज में है, बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज हो गई तो वो सरप्राइज में आ गई है। सो यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विद अ फेदर, इसका मीनिंग क्या है, एक्सप्रेस ग्रेट सरप्राइज। आप ग्रेट सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विद अ फेदर। ओके, इसका यूसेज क्या है यहाँ पे, when they told me I had won, you could have knocked me down with a feather। जब उन्होंने बोला कि मैं जीत चुकी हूँ, ओके, so you could have knocked me down with a feather, कि बहुत ज्यादा सरप्राइज उसको हुआ कि मैं जीत गई हूँ। जैसे अब आपकी रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट में लिस्ट में आपका नाम होगा, आप टॉप कर रहे हो, और उस चीज में ऑब्वियसली the topper doesn't know that he or she has topped the exam, तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज में होता है। So that is called you could have knocked me down with a feather. So express great surprise. Okay, now the next one, you can't unring a bell. You can't unring a bell. Okay, मीन्स क्या है इसका, what has been said cannot be unsaid. What has been said cannot be unsaid, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है किसी गलती को सुधार नहीं पाना, ठीक है, किसी भी गलती को सुधार नहीं पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यू कांट अनरिंग अ बेल। ओके, यू कांट अनरिंग अ बेल मीन्स what has been said cannot be unsaid मीन्स किसी गलती को आप नहीं सुधार पा रहे हो। ओके, यूसेज इज if we could unring the bell, this world would be a better place to live in. It means अगर हम अपनी गलती को सुधार पाता हर कोई, तो ये जो वर्ल्ड है एक बेटर प्लेस बन जाती to live in. Okay, so you can't unring a bell means what has been said cannot be unsaid. इसका मीनिंग है किसी गलती को नहीं सुधार पाना। Okay, now the 28th is, you can't teach an old dog new tricks. You can't teach an old dog new tricks, इसका मीनिंग है you cannot make people change their ways. आप लोगों के जो ways है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लड़की है, शी माइट बी अंडरस्टैंडिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम, बट समहाउ शी इज नॉट एबल टू डू दैट, वो नहीं कर पा रही है ऐसा। सो यू कैन नॉट मेक पीपल चेंज देयर वे। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर idiom and phrase with the help of the usage. And what is that? I try to get my mother to start using a computer, but she says you can't teach an old dog new tricks. ओके, मैंने अपनी क्या बोल रहा है कि मैंने अपनी मम्मा को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया कि आप सीखो, बट मम्मा ने क्या बोला कि आप नहीं सिखा सकते। यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, इट मीन्स यू कैन नॉट मेक पीपल चेंज देयर वेज। अब वो जैसे पुराने में चल रहे वैसे ही वो चलते रहेंगे। ओके,
Now the next one, 29. What is the 29th is, you can't take it with you. You can't take it with you. Okay, what will be the meaning of this? You can't take it with you. It means you should enjoy your life today because you can't take money or possessions with you when you die. ओके, यू कांट टेक इट विद यू, इसका मीनिंग है कि आपको अपने लाइफ को एंजॉय करना है आज ही, टुडे. यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ टुडे, क्योंकि आप अपने मनी को या अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने पोजेशंस को अपने साथ नहीं ले जाओगे व्हेन यू डाई. Okay, so you can't take it with you. So usage is, we have finally decided to sell our house and travel the world because as they say you can't take it with you. जैसे ये फैमिली है, इन्होंने डिसाइड कर लिया हम अपने घर को बेच देंगे और पूरी दुनिया घूमेंगे क्योंकि हम मरने के बाद सब कुछ नहीं लेके जाएंगे. Okay, so they believe in the process of carpe diem. Carpe diem क्या होता है? Seize the day. Okay, seize the day. Okay, then 30th is, you can't make a silk purse out of sow's ear. Okay, you can't make a silk purse out of sow's ear. अब इसका मीनिंग क्या है? अब ले सिल्क पर्स बना रहे, क्या करें? नो, मीनिंग क्या है इसका यहाँ पे? अनअचीवेबल, unachievable. So usage is, no matter how expensive his clothes, he still looks sloppy. You can't make a silk purse out of a sow's ear. Please make correction here, out of a sow's ear. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जितने मर्जी एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने वो फिर भी क्या लगेगा? अनअचीवेबल. मतलब फिर भी वो अजीब सा, वियर्ड लगेगा, स्लॉपी लगेगा, फिर भी वो क्या लगेगा? अजीब सा लगेगा. ओके, सो यू कांट मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर. इसका मीनिंग क्या होता है? अनअचीवेबल. अब जितना मजा होता है ना, जितना मतलब किसी को तैयार कर लो वो तो वैसी रहेगा ना, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे. सो दैट इज कॉल्ड अनअचीवेबल. सो नो मैटर जितने महंगे उसके क्लॉथ्स हो, वो उतना अनअचीवेबल, मतलब उस पे कपड़े जो हैं इतने अच्छे नहीं लगेंगे. ओके, सो हियर वी एंड द लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन.